दोस्तों, तीसा की मिनी सीरीज़ की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं कि हकलाने का क्योर है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो मैं जब 17-18 का था तो अक्सर सोचता रहता था कि हकलाने का इलाज है या नहीं है, और अगर है तो बस मुझे वह इलाज करना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि इलाज नहीं है, और तब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा क्यों है। मुझे लगा कि मेडिकल विज्ञान ने और तकनीकी ने हर चीज़ का समाधान खोज निकाला है, तो हकलाने का समाधान क्यों नहीं है, क्यों नहीं खोज पाई है दुनिया अभी तक। और लेकिन बरसों बाद मुझे समझ में आने लगा कि ये इतना मुश्किल क्यों है। पहली बात तो ये है कि हकलाने की वजह कोई बाहरी बैक्टीरिया या वायरस नहीं है। ना ही ये कोई भौतिक या फिज़िकल वजह है। ऐसा नहीं कि कोई फिज़िकल रुकावट हो यहाँ पे या दिमाग में। जैसे ज़ुबान का छोटा होना ये वजह नहीं है, या ज़ुबान का फ्रेनुलम तेंतुआ जिसको बोलते हैं, तेंतुआ टाइट हो ये वजह नहीं है, या दिमाग में कहीं पे कोई ब्रेन ट्यूमर हो ये वजह नहीं है। अगर ये बातें होती तो इसका इलाज एंटीबायोटिक देकर या छोटे से ऑपरेशन से बहुत आसान हो चुका होता है इसका इलाज अभी तक। लेकिन ऐसा है नहीं, और इसीलिए देखा गया कि कई बार लोग भ्रमवश जब तेंतुआ का ऑपरेशन करवाते हैं, यानी टंग टाई का ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो उसके बावजूद भी हकलाना जारी रहता है, क्योंकि इसका कुछ लेना देना नहीं है उसके साथ। मगर जैसे पिछले एपिसोड में हमने समझा कि हमारे गुणसूत्र यानी जीन्स हमें संभावनाओं का एक पुलिंदा पकड़ा देते हैं, पैकेज, एक गिफ्ट दे देते हैं जिसमें बहुत सा पोटेंशियल, बहुत सी संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं के पुलिंदे को लेकर फिर हम उसमें ढेर सारी सीखी हुई आदतें भी डाल देते हैं। सीखी हुई आदतें, सीखी हुई प्रतिक्रियाएं, हर बार जब हम हकलाते हैं तो जो हम करते हैं, सोचते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो सब सीख कर हमारी एक आदत पड़ जाती है, उसी ढंग से सोचने की, उसी ढंग से करने की, उसी ढंग से पलकें झपकाने की, उसी ढंग से शर्मिंदा महसूस करने की। और ये सारी प्रतिक्रियाएं, ये सारी सोच समझ, समाज के प्रति दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस जेनेटिक पुलिंदे में जुड़ जाती हैं। तो जैसे हम अपनी पुतलियों का रंग या अपनी लंबाई या शरीर की बनावट आदि नहीं बदल सकते, उसी तरह हकलाने के जो शुरुआती कारण हैं जेनेटिक होने के कारण, उनको बदला नहीं जा सकता, और इसलिए सच्चे अर्थों में क्योर जैसी कोई चीज़ संभव ही नहीं है। अब बातें करें उन अपवादों की जहाँ पे लोग कहते हैं कि मेरी फैमिली में कभी कोई नहीं हकलाया, और जहाँ पे जेनेटिक्स शायद इन्वॉल्व ही नहीं है। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से इस पे यकीन नहीं है। मेरा ये मानना है कि हर जगह जेनेटिक्स का कुछ ना कुछ योगदान है। पर अगर हम कुछ पल के लिए मान भी लें कि जेनेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है कुछ मामलों में, तो वहाँ पे भी हो ये रहा है कि ऐसे व्यक्तियों के ब्रेन या मस्तिष्क में जो कोई ऐसा अकेला या स्पेसिफिक या विशिष्ट कारण या कारक अब तक नहीं मिला है जिसको दवाओं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से हल किया जा सके। यानी ब्रेन में हकलाते वक्त या बोलते वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, जो प्रोसेसेस, जो न्यूरोकेमिकल्स छूट रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनमें कहीं भी कोई एक ऐसी चीज़ नहीं मिली है कि जो हकलाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हो, और जिसको रोक कर या बदल कर हकलाने को समूल नष्ट किया जा सके। ऐसा कोई चीज़ अभी तक नहीं मिला है। उदाहरण के लिए सेरोटोनिन डोपामिन एंटागोनिस्ट के ऊपर काफ़ी काम किया है, क्योंकि इसमें कुछ दवाओं से ऐसा लगा लोगों को कि शायद इससे फ़ायदा होगा, मगर उस पर जो अभी तक अध्ययन हुए हैं उनसे मिले जुले परिणाम ही निकले हैं। यानी हकलाहट में कुछ कमी तो आई है, मगर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे थे, और इसीलिए अमेरिका में अभी तक FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक किसी भी दवा को हकलाने के इलाज के रूप में मान्यता नहीं दी है। यही हाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी है, जैसे स्पीचेज़ वगैरह वगैरह। इन डिवाइसेस का भी कुछ समय के बाद ये काम करना बंद कर देती हैं, और जब ये काम कर रही हैं, जब आप इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय भी कुछ परेशानियां हो रही हैं। तो यानी ये सभी डिवाइसेस या ड्रग्स जो हैं वो स्टैमरिंग के प्रति स्पेसिफिक नहीं हैं कि ये सिर्फ स्टैमरिंग को रोक दें और बाकी कुछ ना करें, ऐसा नहीं है। वो अन्य चीज़ें भी कर डालते हैं चाहे अनचाहे, और जिसकी वजह से आपको मुश्किलें होती हैं।
तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अभी दिमाग में स्टैमरिंग के लिए जिम्मेदार सारी प्रक्रियाओं और न्यूरोकेमिकल्स को और गहराई में समझने, रिसर्च करने की ज़रूरत है। साथ ही ये भी याद रहे कि ये प्रक्रियाएं सभी हकलाने वालों में एक समान नहीं हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर एक के ब्रेन को आपने समझ लिया तो आप सारे हकलाने वालों के लिए एक इलाज खोज पाएंगे। इसको ऐसे समझिए कि अगर एक कमरे में आपको 10 गंजे इंसान मिलें और बारीकी से आप उनकी बायोलॉजिकल हार्मोनल कारकों को एनालाइज करें, तो आप ये पाएंगे कि उनके गंजे होने के पीछे सबके कारण भिन्न भिन्न हैं। शायद किसी के साथ ये जेनेटिक प्रॉब्लम थी कि उनके परिवार में सब लोग बहुत जल्दी उनको हेयर लॉस होता था, या इसके पीछे हार्मोनल रीजंस हो सकते हैं कि उनमें हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा में बन नहीं रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को सिर्फ स्किन डिसीज़ रही हो जिसकी वजह से उनके बाल गिर गए। तो यानी सब में अलग अलग कारण होंगे, लेकिन उसका जो प्रकटीकरण है, यानी जैसे वो प्रकट हो रहे हैं वो तमाम कारक, वो एकदम एक जैसा होगा। यानी देख के आप नहीं कह पाएंगे कि इसको ये समस्या होगी, इसको वो समस्या होगी। ठीक वैसा ही हकलाने में भी हो रहा है। यानी हकलाहट में भी एक से ज़्यादा सब टाइप्स मौजूद हैं, और इस बात को समझते हुए हकलाने का इलाज खोजना इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इसमें एक मुद्दा, एक कॉम्प्लिकेशन और भी जोड़ लीजिए कि अब तक सभी हकलाने वालों ने अपने अपने ढंग से उससे निपटना या बचना सीखा है, जो सालों में जाकर अब एक विशिष्ट व्यक्तित्व या मानसिकता का रूप ले चुका है। तो ये विशिष्ट व्यक्तित्व या मानसिकता, अवॉइडेंस, ज़्यादा डर लगना, ये भी तो एक समस्या है। तो इसीलिए जो है इन सारी चीज़ों का जो मिला जुला जो रूप है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसके लिए कोई एक दवा या एक इलाज या एक डिवाइस खोज पाना इसीलिए अभी तक मुश्किल रहा है। और इसीलिए जो हम ये कहते हैं कि हकलाने का कोई यूनिवर्सल इलाज नहीं है। यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक कोई ऐसा इलाज नहीं है। किसी के लिए कुछ काम कर जाता है कुछ दिन, किसी के लिए कुछ काम कर जाता है। अब थोड़ा बात करते हैं कि क्योर के बारे में अमूमन हमारी समझ क्या है। क्योर यानी यथास्थिति में लौट जाना। ऐसा हमें लगता है कि क्योर का मतलब ये होना चाहिए, मगर ऐसा तो शायद किसी भी मर्ज में नहीं होता। अगर आप जैसे हम बात करें अपेंडिसाइटिस की, तो अपेंडिसाइटिस में सफल ऑपरेशन होने के बाद भी एक ऑपरेशन का निशान तो बचा रह जाता है। इसी तरह से अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस है और उसका 6 महीने या 9 महीने का पूरा इलाज हो जाता है और डॉक्टर उसको क्योर सर्टिफाइड कर देते हैं, तो भी उसके बदन में, उसके इम्यून सिस्टम में एक याद बनी रहती है। यानी कि उसके इम्यून सेल्स की जांच करके ये बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति को पहले कभी टीबी हुई थी। तो यानी कि किसी भी घटना के बाद शरीर यथास्थिति में नहीं लौट पाता, और उस रूप में क्योर की तलाश करना बहुत अक्लमंदी नहीं है। तो अगर सचमुच में हकलाने का कोई क्योर नहीं है तो अन्य विकल्प क्या है? अब ये असली मुद्दा है। तो अन्य बहुत सारे विकल्प हैं। हकलाने की प्रतिक्रिया स्वरूप हमने जो भी सीखा है और जिसकी आदत हमने बना ली है, उसको धीरे धीरे उल्टा किया जा सकता है, उसको हम धीरे धीरे रिवर्स कर सकते हैं, अनलर्न कर सकते हैं। क्योर हो या ना हो, ये भूल कर हम इसके पर विचार करें कि हकलाना मेरे जीवन को दिन ब दिन कैसे प्रभावित करता है, किन क्षेत्रों में ये रुकावट है, किन एक्टिविटीज़ में ये मेरे को रोक रहा है, और उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, उसके पर हम फोकस करें। हकलाने से हमारे जीवन में जो रुकावटें पैदा हुई हैं उनको ज़रूर दूर किया जा सकता है, ये मेरा मानना है। आप इसे क्योर कहें या मैनेजिंग योर स्टटर कहें या जो भी कहना चाहें आप कह लें, लेकिन ये संभव है। अपना और अपने आसपास के लोगों का दृष्टिकोण अगर हम बदल रहे हैं तो हम उस दिशा में एक कदम ले रहे हैं। क्योंकि ध्यान रहे, हकलाना एक सामाजिक घटना है। अगर ये समाज ना होता, अगर हम एकदम अकेले होते, तो ना तो हकलाना होता, ना हकलाने की समस्या होती, ना क्योर होता, और कोई मुश्किल ही ना होती। क्योंकि समाज हमारे लिए डिफ़ाइन कर देता है कि हाँ ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये स्टैमरिंग है, ये फ्लुएंसी है। इसीलिए सामाजिक परिवेश में समाधान तलाशिए, यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़िए, अजनबियों से बातचीत करिए, अपनी वकालत अपने आप करिए, यानी सेल्फ एडवोकेसी। दूसरों को कोच करिए, मेंटर करिए। भविष्य में शायद कभी कोई संतोषजनक क्योर निकल आए, क्या पता, मगर उसका हम क्यों इंतज़ार करें? ज़िंदगी तो इस क्षण, इस पल हमें बुला रही है। तो आप भी जो भी कर सकते हैं इस घड़ी करिए, क्योर का इंतज़ार मत करिए।
धन्यवाद। बात करते रहिए, मुस्कराते रहिए और याद रखिए, हकलाओ मगर प्यार से, जूझो मत अपने आप से। विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ डॉक्टर अमित बजाज का, जिनसे बातचीत के आधार पर ये कड़ी तैयार की गई है। अन्य संदर्भ नीचे कमेंट्स में है।